सोचिए एक ऐसा हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस जिसमें देश के इतिहास में पहली बार एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहानी है तथाकथित शराब घोटाले की। तो 21 मार्च 2024 की रात अचानक ये खबर आती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे, और क्या हो अगर ये पूरा मामला ही एक सोची समझी साजिश हो। चलिए इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ कहाँ है? इसकी शुरुआत होती है साल 2021 में लागू हुई एक पॉलिसी से, दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी। तो देखिए, पहले सिस्टम कैसा था। दिल्ली में शराब की दुकानें सरकार चलाती थीं, जिससे एक फिक्स्ड रेवेन्यू आता था। लेकिन नई पॉलिसी ने इस खेल को पूरी तरह से बदल दिया। दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। अब प्राइवेट कंपनियां लाइसेंस के लिए बोली लगाती थी और लाइसेंस की फीस भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। मकसद साफ था, सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना और शराब माफिया पर लगाम लगाना। लेकिन क्या ये काम कर पाया? और मजे की बात पता है क्या है? ये पॉलिसी तो काम कर गई। सरकार ने जितना सोचा था उससे भी 27% ज्यादा रेवेन्यू कमाया। टारगेट था करीब 7,000 करोड़ का और कमाई हुई लगभग 9,000 करोड़ रुपए। तो सब कुछ तो बढ़िया लग रहा था, है ना? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, अगर सरकार की कमाई बढ़ी तो फिर घोटाला कहाँ हुआ? आमतौर पर तो घोटालों में सरकारी पैसा डूबता है, यहां तो उल्टा पैसा बढ़ रहा था। तो जांच एजेंसियों का क्या कहना था? उनके मुताबिक आरोप ये थे कि पॉलिसी बनाते वक्त नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया, कुछ चुनिंदा प्राइवेट कंपनीज को फायदा पहुंचाया गया, जिससे सरकारी खजाने को 580 करोड़ का कथित नुकसान हुआ। और ये सब शुरू कहां से हुआ? दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की एक शिकायत से, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, इसका पॉलिटिकल एंगल, और यह पूरा मामला समय के साथ कैसे आगे बढ़ा। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। फरवरी 2020 आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोबारा जीतती है। मार्च 2022 पंजाब में एक तरफा जीत के साथ सरकार बनाती है और फिर अप्रैल 2022 गुजरात में अपना चुनावी अभियान शुरू करती है। और ठीक इसके बाद आप देखते हैं कि एक के बाद एक चीजें होने लगती हैं। मई में एक अलग केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी होती है और जुलाई आते आते इस शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मान लीजिए हम भविष्य में आ गए हैं। तारीख है 27 फरवरी 2026। सालों की जांच, गिरफ्तारियों और मीडिया ट्रायल के बाद आखिरकार अदालत का फैसला आता है। और फैसला ऐसा आता है जो सबको चौंका देता है। अदालत साफ साफ कहती है ये पूरा मामला बेबुनियाद साबित हुआ है। कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि यह केस इतना कमजोर था कि इस पर ट्रायल चलाने की भी जरूरत नहीं है और इसलिए सभी को डिस्चार्ज कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा क्यों? पहला कारण था सबूत। अब सोचिए, करोड़ों के मनी ट्रेल का सबसे बड़ा सबूत क्या था? कुछ ढीले ढाले कागज जिन पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। जी हां, पेंसिल से। अदालत ने इसे भरोसेमंद सबूत मानने से साफ इनकार कर दिया। दूसरा कारण, और शायद सबसे बड़ा, था मुख्य गवाह। जिस सरकारी गवाह के बयान पर पूरा केस खड़ा किया गया था, जांच में पता चला कि उसकी कंपनी का पैसा आम आदमी पार्टी के पास नहीं बल्कि चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी के पास गया था। और ये डोनेशन कब दिए गए? उसकी गिरफ्तारी के बाद और उसके गवाह बनने के लिए राजी होने के बाद। और तीसरा कारण वो था छिपाए गए तथ्य। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया ने एक कैबिनेट नोट को नष्ट कर दिया। लेकिन असलियत क्या थी? उस नोट पर जो कानूनी राय थी वो तो उन्हें क्लीन चिट दे रही थी। और इस जरूरी सबूत को सीबीआई ने 14,000 से ज्यादा ईमेल्स के ढेर में कहीं दबा दिया था। बस इन्हीं सब वजहों से अदालत ने पूरी जांच को एक सोची समझी कवायद और पहले से तय कहानी करार दिया। कोर्ट का मानना था कि कहानी पहले लिखी गई और फिर तथ्यों को उसमें फिट करने की कोशिश की गई। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर ये पूरा मामला इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, ये केस एक तरह का पैटर्न या एक टेम्पलेट दिखाता है। पहला कदम, सेंट्रल एजेंसियों के जरिए राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाओ। दूसरा, चार्जशीट के आधार पर एक जबरदस्त मीडिया ट्रायल चलाओ। तीसरा, ऐसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल करो जिनमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो, ताकि वो लंबे समय तक जेल में रहें। और आखिरी बात, जब तक कोर्ट का फैसला आता है तब तक राजनीतिक तौर पर जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है।
और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बड़े बड़े नेता जिन्हें आखिर में निर्दोष पाया गया, उन्होंने महीनों यहाँ तक कि सालों जेल में बिता दिए। ये हमारे कानून के उसूल कि हर कोई तब तक निर्दोष है जब तक दोषी साबित न हो जाए पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कानून और राजनीति का टकराव होता है तो इंसाफ का असली मतलब क्या रह जाता है?